हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हैं सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपने टॉपिक चल रहा था प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, बायोलॉजी 11th की, चैप्टर नंबर 7। आज दूसरी क्लास में हम बात करेंगे संयोजी ऊतक। अब देखो, बाकी कल अपने पढ़ ही लिया तो उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहना। इस संयोजी ऊतक को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले हमारा जो जंतुओं में ऊतक था, जंतुओं में ऊतक, कंपटीशन की बायोलॉजी की जो सीरीज है उसमें ये टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ है, वहां पर देखना। उसके बाद में इस क्लास को देखना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़, संधि, जुड़ना। तो ध्यान रहे, ये किसी ना किसी चीजों को, ये ऊतक होगी ना, वो किसी ना किसी चीजों को जोड़ने में काम आएगी। चलिए, ऊतक का मतलब आपको पता ही है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में और विस्तृत यानी कि बहुत लंबे चौड़े रूप में फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों में अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। जोड़ने का नाम बताइए क्या? संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। अब संयोजी ऊतक में कौन कौन से ऊतक आते हैं? तो उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि होती है जो अस्थियों से छोटी होती है। मोस्टली जैसे ये कानों में ये वाले होते हैं ना, ये उपास्थि होगी, ये नाक वाले हो गए, ठीक है, ये उपास्थि होगी। अस्थि का मतलब समझते ही हो, वसीय ऊतक जिसमें वसा का जमाव होता है, तथा रक्त, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। कंपटीशन में क्वेश्चन यही बनता है कि तरल से रक्त, तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि रक्त होता है वो तरल फॉर्म में होता है। तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण दीजिए। तो बिना सोचे समझे आप रक्त को ऑप्शन कर देना। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावित करती है। देखो, रक्त में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावण नहीं करती, क्योंकि इसने बोल दिया है। बाकी जितने भी बचे हुए ऊतक हैं उसमें कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावण करती है, यानी कि प्रोटीन के तंतु बनाती है। चलिए, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। तो कोलेजन किसे कहते हैं? संयोजी ऊतकों द्वारा कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावित करती है। ये ऊतक को शक्ति प्रदान करते हैं। कौन? कोलेजन। ऊतक जो तंतु होते हैं वो कोशिका ऊतक को शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्यास्थता यानी कि उसे सहारा कह सकते हो। प्रत्यास्थता का मतलब मैंने फिजिक्स में आपको करवाया हुआ है कि कोई चीज कितनी अधिकतम बढ़ सकती है ना। लचीलापन आप समझते ही हो, प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, यानी कि ये क्या करते हैं? पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करते हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर अधात्री का कार्य करता है। कोशिका और तंतु के बीच पॉलीसेकेराइड किसका काम करते हैं? अधात्री क्या? मैट्रिक्स का काम करते हैं। संयोजी ऊतकों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखो, ये होते हैं कोलेजन फाइबर, ये बीच बीच में भरे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, कोलेजन रेशे, कोलेजन तंतु। चलिए, अब करते हैं आगे बात। शिथिल संयोजी ऊतक में यानी कि लचीले संयोजी ऊतक में कोशिका व तंतु एक दूसरे से अधरतल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा गर्तिका ऊतक, ठीक है। त्वचा गर्तिका ऊतक, शिथिलता से मतलब आराम से ये जुड़े रहते हैं। कौन? एक तो कोशिका व तंतु, कोशिका और तंतु आपस में शिथिलता से जुड़े रहेंगे, यानी कि आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन सघनता से नहीं, ठीक है, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो शिथिल संयोजी ऊतक कहां पाया जाता है? त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। तो शिथिल संयोजी ऊतक क्या कहां पाया जाता है? एक तो पाया जाता है त्वचा के नीचे, और इसका क्या काम है? तो उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक, जो तंतु को जन्म देता है, तंतु को बनाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं तंतु कोरक, महाभक्षकाणु व मास्ट कोशिकाएं होती हैं।
यानी कि इस ऊतक में क्या क्या चीज होते हैं, एक तो होता है आपका तंतु कोरक जो तंतु बनाएगा, एक महाभक्षकाणु होते हैं और एक मस्ट कोशिकाएं होती हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं अपने महाभक्षकाणु, ये वाले हो गए आपके रेड रेड से, ठीक है। ये तंतु कोरक हो गए, ये देखो हरे हरे से, ये तंतुओं को यहाँ पे ये देखो तंतु निकल रहे हैं ना, तो इनको कोलेजन रेशे कहते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर देखो मस्ट कोशिकाएं हो गई, बस दिखाया हुआ है। वसा संग्रहण, यहाँ पर वसा स्टोर होता है, ये केंद्रक हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई। ये सारा आपको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है और आगे आएगा तो और पढ़ा देंगे। अगला है वसा ऊतक। दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है वसा संयोजी ऊतक, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। तो मुख्य त्वचा के नीचे कौन होता है, वसा। आपको हमने कल जो पोषण वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वसा कहाँ पे स्टोर होती है, तो वसा त्वचा के नीचे स्टोर होती है, जो हमारे शरीर में बाहरी आघातों से हमारी सुरक्षा करती है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। तो इस ऊतक में क्या होगा, वसा ऊतक है तो वसा स्टोर करेगी ये। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक के लिए संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतक, अगला है सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु व तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। उसमें शिथिल में कैसी थी, शिथिलता से। ये कैसा है, सघन, तो इसमें कैसे होगी, सघनता से। अभिविन्यास के आधार पर तंतु व तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतकों में विभाजित करता है। यानी कि सघन संयोजी ऊतक को अभिविन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो नियमित संयोजी ऊतक और दूसरा अनियमित संयोजी ऊतक। आप कहोगे कि सर आप फर्स्ट पढ़ा रहे हो, तो मैंने ये टॉपिक पहले करवाया हुआ है, इसलिए। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के कतार के रूप में उपस्थित होते हैं। ये देखो कि नियमित ऊतक में जो तंतु कोरक होते हैं वो समांतर तंतु के गुच्छों के इस तरह से समांतर गुच्छों कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं। लो, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ती हैं, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो कंडराएं जोड़ती हैं। कौन जोड़ता है अभी, कंडराएं जोड़ती हैं। ये बात यहाँ पर आपकी पकड़ में आ गई। तथा स्नायु जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में। तो स्नायु किसको जोड़ता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से। कंडराएं किसको जोड़ती हैं, पेशी को। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, कंडराएं पेशी को अस्थि से, स्नायु अस्थि को अस्थि से। इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं में प्रत्युत्देशनता प्रदान करता है। ठीक है, ये देखो आपके कोलेजन रेशे, ये उपास्थि कोशिका। ठीक है, अगला है इसे टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु व तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। अब देखो सघन अनियमित की बात शुरू हो गई है, तो इसमें तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। सघन में क्या होते हैं, सघन अनियमित में तंतु है, तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, पहले पढ़ लिया है। इसका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। तो सघन संयोजी ऊतक किसमें पाया जाता है, त्वचा में। जो पहले वाले थे शिथिल, वो किसमें पाया जाता है, त्वचा के नीचे। उपास्थि, अस्थि व अन्य रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। अब उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे, फिर अस्थि के बारे में पढ़ेंगे और फिर रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ये एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक आ गए हैं। चलिए पहले उपास्थि को देख लेते हैं। उपास्थि एक अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है। अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है, विशिष्ट अनम्य होता है, संपीड़न रोधी होता है, यानी कि सिकुड़ता नहीं है, उसका संपीड़न नहीं होता। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। तो उपास्थि को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु, ये अपने आप ही अधात्री में, अपने द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती है। अकुशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां
कशेरुकी भ्रूण में, यानी कि कशेरुकी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाएगी, उसके भ्रूण में अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें जो उपास्थियां होती हैं वो जैसे जैसे कशेरुकी प्राणी होता है वो जैसे जैसे वयस्क होता है वैसे वैसे वो उपास्थियां अस्थि में बदल जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थियां नाक की नोक, ये वाले मैंने बताए थे ना, कान की संधियां, ये वाली मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती है। पूछ सकता है कि उपास्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर नाक की नोक में, बाह्य कारण की संधियां, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती हैं। अब अस्थियां हैं, अस्थि को आप जानते ही हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। अस्थि हड्डियां बोलते हो जैसे आप, खनिज युक्त, तो अस्थि में खनिज कौन कौन से होते हैं? अभी एक तो कैल्शियम होता है और एक होता है आपका फास्फोरस, जो कल ही मैंने पढ़ाया है। संयुक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है, इसका अभिन्न अधात्री कोलेजन तंतु व कैल्शियम लवण युक्त होता है। हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर को कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। अब देखो हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम क्या ऐसे प्रॉपर तरीके से खड़े रह पाते, चल पाते? नहीं, हम फिर एक मांस का गोला होते ना, ऐसे लुढ़कते फिरते। अस्थियों ने हमें एक संरचनात्मक, हमारे शरीर को एक संरचना दी है, एक उसको संरचनात्मक ढांचा तैयार करके दिया है। ठीक है, यह ऊतकों का सहारा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है, अधात्री में रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि, जैसे आपकी लंबी अस्थि बाहर वहन कार्य करती है। पैर की अस्थि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कहां पर पाई जाती है? पैर में, तो जिसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है? फीमर। सबसे बड़ी अस्थि फीमर और सबसे छोटी होती है स्टेपिज, जो कि कहां पाई जाती है? हमारे कर्ण में। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी स्टेपिज। तो इसने बोल ही दिया कि पैर की अस्थि आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। हम चलते हैं तो हमारे शरीर का जो भार होता है वो यही तो उठाती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। बिल्कुल हम गति करते हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? ये इसने बता दिया, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आ गया आपका रक्त। रक्त डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, इसमें जीव द्रव्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचरणी तरल है, यानी कि परिसंचरण का मतलब परिवहन का काम करता है CO2 और O2 को, और अन्य एंजाइम्स, हार्मोन। मुख्य रूप से परिसंचरी है तो परिवहन का काम करेगा। इसको आप 17 और 18 में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है आपका पेशी ऊतक। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेशी, मांसपेशियां, वहीं पर ये पेशी ऊतक आ जाएगा। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक यानी कि मांसपेशियों में पाई जाएंगी। अनेक लंबे होते हैं, यानी कि लंबे इस प्रकार से, बेलनाकार तंतु रेशों से बना होता है, जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं, यानी कि इस प्रकार से समांतर में सजे रहेंगे। ठीक है, यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित होते हैं, यानी कि उद्दीपन के कारण समन्वित, जैसे हमारे मस्तिष्क ही उसे कमांड देता है सिकुड़ने और फैलने के लिए, तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे पहले मेरा हाथ ऐसा था, अब मैंने ऐसे कर लिया तो पेशियां संकुचित शिथिलन हुई, इसी वजह से उसमें गति होती है। पेशीय ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है। बिल्कुल भी, यह शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है।
हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग होते हैं उनकी स्थिति को ये संभाले रखता है। कौन? हमारा पेशी ऊतक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए, सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाई। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो सीधी सी बात है, कंकाल पेशी कंकाल में पाई जाएंगी, हृदय पेशी हृदय में पाई जाएंगी, चिकनी पेशी देखते हैं मुख्य रूप से कंकाली अस्थों से जुड़ी रहती है। तो ये कंकाली से जुड़ी रहती है। एक तो गर्मी होता है। प्रारूप पेशी जैसे द्विशिरिका, दो सिर वाले, यानी कि इस प्रकार की कोशिकाएं। पेशी रेखीय कंकाल पेशी तंतु के एक समूह में एक साथ समांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। ये देखो पेशी ऊतक देख लो भाई कैसा होता है, कंकालिया ए वाला, ये होती है समांतर रूप में सजी हुई है, बिल्कुल सजी हुई है, बीच में रेखाओं के रूप में इनको बेलनाकार भी और दो सिरे भी हैं। रेखीय पेशी होगी। चिकनी पेशियां ये देखो इस तरह से, ये होगी चिकनी पेशियां, एक दूसरे पर फिसलती रहती है। और तीसरी है हृदय पेशी, ये बड़ी हृदय पेशी। ठीक है, तो इन दोनों के ये रहा केंद्रक, ये रहा केंद्रक, ये हो गई चिकनी पेशी रेशे, ये रेखाएं, ये केंद्रक, ये संलग्न कोशिकाओं के बीच स्थल। अगली बात है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी ऊतक के संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारों पर पतले होते हैं। इसके रेखा या धारियां नहीं होती। ठीक है भाई, दिखाई दिया ऊपर। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती हैं। यह संयोजी ऊतक के आवरण को ढके हुए समूह में रहते हैं। ये अब चिकनी पेशियां पाई कहां पे जाती है? ये देखो आंतरिक अंगों में। कहां पर? आंतरिक अंगों, जैसे रक्त नलिका, धमनी शिराएं, अग्नाशय, पैनक्रियाज, आंत की भित्ति, इस प्रकार की पेशी का ऊतक पाया जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। रक्त नलिकाओं में संकुचन जो हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अग्नाशय में संकुचन शीतलन हो रहा है, हमारी मर्जी से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो चिकनी पेशियों में जो संकुचन होता है वो अनैच्छिक हो रहा है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसकी क्रिया विधि पर सीधा नियंत्रण हमारा नहीं होता, जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं। अब इसमें क्या, कंकाल पेशियां जैसे मेरे हाथ है, मैं इसको चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, 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 है ना। लेकिन अब जो मेरे अंदर हार्मोन्स हैं, या जो अग्नाशय ग्रंथि है, या जो रक्त वाहिनियां है, जो आंत की भित्तियां, वो जो एक्टिविटी कर रही हैं, क्या मैं अपनी मर्जी से उनको रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता। जो क्रियाएं हमारे सीधे कंट्रोल में होती हैं वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं होती वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं। चिकनी पेशियों को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय की पेशियों में ही पाया जाता है, इसलिए तो इसका नाम हृदय पेशी। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिकीय संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती है। संचार संधियां अथवा अंतराविष के कुछ संलग्न बिंदु पर कोशिकाएं एक इकाई के रूप में संकुचित होती हैं। जैसे जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तो दूसरी पास कोशिका भी संकुचन होकर उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसमें एक कोशिका का संकुचन होगा तो दूसरी कोशिका का भी संकुचन हो जाएगा। अब देख लो थोड़ा सा, ये मैंने आपको करवा दिया था, हृदय पेशी मैंने आपको दिखा दिया। अब अगली है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक देख लेते हैं, फिर अंग तंत्र आ जाएगा, फिर केंचुआ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। देखो हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं या अवस्थाएं आ रही हैं तो उस पर कंट्रोल किसका होता है? हम जो काम करते हैं जैसे सोचना, समझना, चलना फिरना, ये सारे तंत्रिका तंत्र द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें होती है तंत्रिका कोशिका और तंत्रिकीय ऊतक। तो वो एक दिन मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, ये न्यूरॉन्स वाला, तो ये न्यूरॉन ही है। देख लो, ये होता है तंत्रिका अक्ष। तंत्रिका अक्ष यानी कि तंत्रिका के आगे वाला भाग, ये होता है सहित केंद्र कणिका में, ये होती है ध्रुमिका आगे की ओर, ये होती हैं कणिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उत्तेजित होती हैं।
जो तंत्रिका तंत्र को संचार इकाई है, यानी कि सूचना प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा व सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार ज्यादा हिस्से बनाता है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है तो वह स्वयं होती है, तो विभिन्न वैद्युत परिवर्तन होते हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिका में क्या होते हैं, विद्युत परिवर्तन होते हैं। जब मैंने आपको पोषण पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं उसी के द्वारा सूचना आगे जाती है, जो बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली में गमन करता है। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तो वह विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है और आसपास की तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं को दिक्कत करता है तथा अन्य रोकता है। इसके अब तंत्रिका कोशिका को आप विस्तार 21 में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये सूचना आगे भेजने का काम करती है, ठीक है, और कुछ नहीं। अंग व अंग तंत्र, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे, फिर अपने चलो अभी पढ़ लेते हैं ना। वैसे कुछ है नहीं, बस पढ़ने वाला ही है, नॉर्मल आपको पढ़ के बता देते हैं। बहुकोशिकीय प्राणों में उभरते वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग व अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं का अधिक दक्षतापूर्ण व समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। वही बात है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों का बना होता है, यानी शरीर का कोई भी अंग है वो एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों का बना होगा। उदाहरण है हृदय। हृदय में चारों तरफ ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र एक जटिलता की एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इसको आप अध्याय 12 में पढ़ेंगे। यहाँ आपको 3 जीवों को विशेष रूप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो 3 जीव कौन कौन से अभी, एक तो आपका केंचुआ होगा, एक आपका कॉकरोच या तिलचट्टा, और एक होगा आपका मेंढक जी, राणा, टिग्रीना। तो तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे एक एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां तक पढ़ लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास को देखने से पहले आप बायोलॉजी वाली जो मैंने नॉर्मल बोर्ड पे करवाई है वो क्लासेस को आप देख के आइए, तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। डायरेक्ट इसको देखोगे तो नहीं आएगी। रीजन ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं वहां पर डिटेल बेसिक आपको करवा चुका हूं, तो दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है ना, इसीलिए तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि वो 10वीं लेवल की साइंस है, वहां पर मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करवाई। इसलिए तो मैं यहाँ पर फटाफट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो 11th में साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनके पास साइंस है, तो साइंस की नॉलेज रखते हैं, तो 10वीं की साइंस आप अच्छे से पढ़ के आइए, फिर इस क्लास को पढ़िए तो और मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नया टॉपिक रहेगा अपना केंचुआ। केंचुआ क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें उसके बारे में पढ़ेंगे, तो अच्छे से तैयार हो के ना। अगर फिर भी आपको लगे कि सर नहीं दोबारा इसको आराम से पढ़ाओ, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं आपको और आराम से पढ़ा दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी का धन्यवाद।